नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 200 प्लस एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ज्योग्राफी के हम लोग 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी भाई बहनों का मैं वैभव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। चलिए जल्दी से पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके और बाकी मेरे भाई बहन भी जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, द्वीपों से देखो, अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपसे ये देखिए भारत की क्या है, तो ये भारत की तटरेखा है, ठीक है। ये क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत की तटरेखा है, ठीक है। भारत की तटरेखा की अगर हम लोग बात करें तो लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई। तो द्वीपों सहित मतलब इधर आपका लक्षद्वीप है और इधर की तरफ बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इनको भी अगर आपसे जोड़ लिया जाए, तो द्वीपों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो जो लंबाई हो जाती है तटरेखा की, वो हो जाती है ऑप्शन संख्या डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7516 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 7500 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर। तो 91वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। जितने मेरे भाई आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तटरेखा पर, अगर पूछ ले भारत की तटरेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, तो 9 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य, तो 9 राज्य स्थित हैं। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी तटरेखा किसकी, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, सबसे लंबी तटरेखा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आप आंसर करोगे किसको, गुजरात को, ठीक है। किसको, तो सबसे लंबी तटरेखा आंसर करोगे गुजरात को। अगर आपसे सबसे छोटी तटरेखा पूछ ले, सबसे छोटी तटरेखा कौन सी, किस राज्य की है, तो सबसे छोटी तटरेखा के लिए आप आंसर करोगे किसको, गोवा को आंसर करोगे। किसको, तो गोवा को आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये अपना प्यारा जो है भारत है, और भारत के बीचों बीच से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के क्या होता है, तो भारत के बीचों बीच से, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के क्या होता है, तो भारत के बीचों बीच से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कितने, और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो इस कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से, उत्तर से कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है, 2 बार जो नदी क्रॉस करती है, वो कौन सी है, माही नदी, ठीक है। कौन सी नदी, तो माही नदी है, जो क्या करती है, जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आप आंसर करेंगे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 92वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर बताइएगा, ठीक है। भारत की जो मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री है, ठीक है। क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ग्रीनविच समय की बात करेंगे, ग्रीनविच रेखा जो है वो कहाँ से, तो वो 0 डिग्री लंदन से गुजरती है। इनके बीच का समय आपसे पूछ रहा है। आपको पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, तो 4 मिनट होते हैं। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, वो 82.5 डिग्री है। तो 82 डिग्री में कितना होगा, तो 82 इंटू 4 कर लीजिएगा तो आ जाता है 328। और क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आधा डिग्री में कितना होगा, तो आधा डिग्री में 2 मिनट होगा। तो 328 प्लस आप कितना कर दोगे, प्लस आप 2 मिनट कर दोगे, तो हो जाते हैं कितने, 330 मिनट। और 330 मिनट कहिए, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 330 मिनट को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 5.5 घंटे कह सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 5.5 घंटे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यह है कि जो भारत का मानक समय वो ग्रीनविच के समय से कितना है, तो 5.5 घंटे आगे है। आगे का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। 93 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी मत कर दिएगा। बी माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से पीछे है। माइनस का मतलब होता है पीछे है, और प्लस का मतलब क्या है, आगे है। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा, भारत की मानक समय
आधारित है? बताइएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा की हम लोग बात करेंगे तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा है, और क्या हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और मानक समय रेखा मैंने अभी आप लोगों को बताया कितना, तो 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 94 प्रश्न का ऑप्शन संख्या किसी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया था कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। क्या आंसर करेंगे? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो है किसकी, गुजरात की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की प्रादेशिक जल समुद्री जो सीमा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी है? देखो मेरे भी, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है। आपको यहाँ पर समुद्री सीमा पर अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्री सीमा पर आपको कई सारे राज्य दिख जाएंगे। तो इन राज्यों का अधिकार कितनी दूरी तक होता है, समुद्र में इनका अधिकार कितनी दूरी तक होता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, क्या है, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा ये समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर? तो 12 मील, 24 मील, 36 मील या फिर 112 मील। 96वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 मील होती, ठीक है, कितनी, तो 12 मील होती। देखो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है, क्या करने वाले, हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस करने वाले। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है मेरे भैया, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, ठीक है, क्या है, इस क्लास का उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, ठीक है मेरे भैया, तो याद रखिएगा। तो 200 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपसे पूछ रहा है कर्क रेखा जो है वो भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपसे ये पूछ रहा है, नहीं गुजरती, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, तो झारखंड से भी देखो गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत में उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? देखो भारत का दक्षिणतम स्थान आपसे पूछ रहा है, इंदिरा पॉइंट। देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, क्या है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, रुको एक मिनट, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है मेरे भैया, तो यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कन्याकुमारी। लेकिन आपसे क्या कर रहा है, आपसे कन्याकुमारी की बात नहीं कर रहा है, आपसे इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। इंदिरा पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मेरे भैया, यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। और ग्रेट निकोबार पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डंकन पास किनके किनके बीच स्थित है, चलिए बताइएगा। डंकन पास की अगर हम लोग बात करेंगे, 99वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। डंकन पान किसके किसके बीच में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या फिर कार निकोबार एवं छोटा अंडमान। 99वें प्रश्न का आंसर करना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान या छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान या छोटा अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी। जितने मेरे भाई बहन आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है, बताइएगा। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत में इस तरफ आपको क्या होगा, इस तरफ आपको लक्षद्वीप समूह दिखने को मिलते हैं। तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किससे हुई है, मृदा निक्षेपण से हुई है, ज्वालामुखी उत्पत्ति से हुई, प्रवाल उत्पत्ति से हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। 100वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्वालामुखी जो द्वीप समूह है इनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से मूंगा चट्टानों से मानी जाती है। प्रवाल भित्ति मूंगा चट्टानों से मानी जाती है, इसीलिए लक्षद्वीप को प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से? भारत में अगर हम लोग बात करें 2 ज्वालामुखी कौन कौन से, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2 ज्वालामुखी जो हैं वो एक हैं, एक कौन सा है, तो एक है बैरन ज्वालामुखी जो कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, क्या है, एक है बैरन ज्वालामुखी जो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है,
और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या है, तो दूसरा नरकोंडन है, ठीक है, नरकोंडन है। और ये कैसा है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक क्या है, और एक सुषुप्त है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैरन एवं नारकोंडन हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, बताइएगा कौन से भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश होगा, असम होगा, आंध्र प्रदेश होगा या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 102वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 102वें प्रश्न का आंसर करना है आप सभी मेरे भाई बहनों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के 9 के साथ सीमा बनाता है और सबसे ज़्यादा के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा, 103वें प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है, बताइएगा। तो भारत का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो ये तो भारत में है नहीं। माउंट एवरेस्ट तो कहाँ पर है, नेपाल में है। अब आपके पास गाडविन आस्टिन और कंचनजंगा 2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन में अगर गाडविन आस्टिन दिया है तो गाडविन आस्टिन को ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं। 8611 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8596 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर हम लोग आंसर करेंगे गाडविन आस्टिन को, जिसको आप K2 भी कहते हो, K2 गाडविन आस्टिन, ऊंचाई है 8611 मीटर, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में, अभी मैंने आप लोगों को बताया कंचनजंगा किस राज्य में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उत्तराखंड का आपसे सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे नंदा देवी को। उत्तराखंड का आपसे सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो आप आंसर किसको करोगे, नंदा देवी को आंसर करोगे। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है और भारत का पहला जैविक राज्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला जैविक राज्य हो जाएगा। सिक्किम की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का क्या है, तो भारत का पहला जैविक राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दर्रों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आज के सेशन में मेरे भाइयों हम लोग 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है मेरे भैया लोग, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग 200 प्रश्न ज्योग्राफी के करने वाले हैं, भूगोल के करने वाले हैं। और आज के सेशन में जितने प्रश्न हम लोग करेंगे, अब इसके बाहर से आपको यूपीपी के एग्जाम में कहीं से कोई भी ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों का होने वाला है। जितने लोग बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बताएंगे। तो दर्रा और स्थिति, तो जो जिला दर्रा जो है तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये तो ठीक है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोमडीला दर्रा ये सिक्किम नहीं होगा, ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन संख्या डी जो है यही सही सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, असम हिमालय, असम हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी के बीच में, 106वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। असम हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी के बीच में है, तो आप आंसर क्या करोगे, सतलज से काली, नहीं मेरे भैया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, सतलज से काली की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा। कौन सा, सतलज से काली के बीच में क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय आपको देखने को मिलेगा। काली से तिस्ता के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और तिस्ता से दिहांग नदी या फिर कहें ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी के बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। अगर आपसे संसार की सबसे ऊंची पूछे, ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, संसार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो सबसे ऊंची चोटी के लिए आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। किसको करोगे, माउंट एवरेस्ट को करोगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। कितनी, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर, ठीक है।
लेकिन आपसे क्या कर रहा है, आपसे दूसरी पूछ रहा है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी K2 गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन हो जाएगी। ठीक है, तो 8611 मीटर, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संसार की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी अब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ऊंची हो गई, पहली सबसे ऊंची हो गई, दूसरी सबसे ऊंची हो गई, अब सबसे पुरानी पूछ रहा है। तो हिमालय तो नवीन पर्वत है। ठीक है, हिमालय क्या है, हिमालय नवीन पर्वत है, नया पर्वत है, याद रखिएगा। तो हिमालय तो होगा नहीं। अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, अरावली। ठीक है, अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। 108वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, क्या होता है, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा खुचा। ठीक है, बचा हुआ। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत, तो अगर हम लोग बात करेंगे 109वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। देखो अरावली क्या है, तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीन है। तो क्या हो रहा है, लंबे समय से इसमें अक्षय अपरदन हो रहा है, टूट फूट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे अरावली की, तो ये अवशिष्ट स्वरूप में, मतलब बचे खुचे स्वरूप में ये मौजूद है अरावली। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे ये कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। थालघाट, भोरघाट और पालघाट। देखो थालघाट की अगर हम लोग बात करें, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रे की अगर हम लोग बात करें, तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और पालघाट दर्रे की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पालघाट दर्रा आपको कहाँ पर, तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र इधर है, केरल इधर है, तो महाराष्ट्र में आपको थालघाट और भोरघाट और पालघाट जो है केरल में। तो कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा 110वें प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब ये तो बेसिक सा प्रश्न है, क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, 2008 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे गंगा उत्सव की शुरुआत कब से हुई, गंगा उत्सव की शुरुआत कब से हुई, तब आप आंसर क्या करोगे, 2016 करोगे। गंगा उत्सव की शुरुआत कब हुई, 2016 में। गंगा राष्ट्रीय नदी कब बनी, 2008 में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपस में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आपसे पूछ रहा है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी या फिर केदारनाथ। 112वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी। तो ये दोनों आपको मिलेंगी कहाँ पर, देवप्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर, तो देवप्रयाग में मिलेंगी। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये दोनों नदियाँ क्या हो जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, बताइएगा। तो तिब्बत से अगर हम लोग बात करेंगे, अपने प्यारे भारत की बात करते हैं मेरे भैया। ठीक है, क्या करते हैं, तो अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भैया क्या है, तिब्बत है। यहाँ पर तिब्बत है, और तिब्बत में आपको क्या होगा, मानसरोवर झील देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी, तो मानसरोवर झील देखने को मिलेगी। और आपसे पूछ रहा है कि मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील से, तिब्बत से कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो 113वें प्रश्न की आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है, ये तीनों नदियाँ हैं जिनका उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है। तीनों नदियाँ हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर से होता है, ट्रांस हिमालय से होता है, भारत के बाहर से होता है। तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है इसका नाम है माजुली। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो ये असम में आपको देखने को मिलेगा। और इस नदी द्वीप का, इस विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, बताइएगा। वृद्ध गंगा या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे बूढ़ी गंगा। कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें, तो गोदावरी नदी पर देखो आपको दो परियोजना देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, तो एक जायकवाड़ी परियोजना देखने को मिलेगी गोदावरी नदी पर,
एक तो आपको जायकवाड़ी परियोजना देखने को मिलेगी, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी जगह, तो दूसरा पोचमपाद परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा, तो पोचमपाद परियोजना आपको देखने को मिलेगा, पोचमपाद परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो देखो मेरे भैया, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये अपना प्यारा भारत है और ये पश्चिमी घाट है, और जो नदियाँ पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं वो क्या करती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती है, तो आप आंसर क्या करोगे, नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी पश्चिमी घाट की तरफ बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर अगर आपसे पूछ ले कौन सी परियोजना है, तो आप आंसर करेंगे सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो सरदार सरोवर परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। देखिए याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सी नदी, सुंदरवन की अगर हम लोग बात करें, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी, आपसे ये पूछ रहा है, बेसिक सा प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विश्व का क्या हो जाएगा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये क्या होगा, तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम लोग 117वें प्रश्न की बात करेंगे तो गंगा नदी, सिर्फ गंगा नदी नहीं होगा मेरे भैया, गंगा और साथ ही ब्रह्मपुत्र। क्यों मेरे भैया दोनों होगा, क्योंकि सुंदरवन जो डेल्टा है ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है। सुंदरवन डेल्टा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से तो ये पश्चिम बंगाल में फैला है, लेकिन साथ ही साथ इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। ठीक है, कहाँ पर है, तो इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो दोनों नदियों को आप याद रखेंगे, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है। देखो कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, कावेरी नदी की हम लोग बात करते हैं, तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है, और फिर कहाँ पर, केरल जाती है, और केरल से क्या हो जाता है, तमिलनाडु जाती है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद अगर आपसे पूछ ले कितने राज्यों के बीच में है, तो 3 राज्यों के बीच में है। कौन कौन से राज्य हैं, तो कर्नाटक है, केरल है, और क्या होगा, और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 3 राज्य हैं जिनके बीच में आपको कावेरी नदी जल विवाद देखने को मिलता है। कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है, तो शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है, और ये कहाँ पर अपना जल गिराती है, 118वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया मेरे भैया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा भारत है और ये पश्चिम दिशा। आपको बताना है कौन सी नदी इस तरफ बहती है, तो नर्मदा नदी दिया है ऑप्शन में, ताप्ती नदी दिया है, साबरमती दिया है, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हम लोग बात करेंगे तो उपरोक्त सभी नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये सभी नदियाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियाँ। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 120वें प्रश्न का आंसर करना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी, तो गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। महानदी की बात करेंगे तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं महानदी को, ठीक है, महानदी को क्या करते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग कावेरी नदी की बात करेंगे, कावेरी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, तो दक्षिण गंगा कहलाती है। कौन सी, कावेरी नदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, जमशेदपुर। देखो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में क्या होगा, तो जमशेदपुर में 1907 में, ठीक है, 1907 में पहली टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जमशेदपुर में क्या हुआ था, तो 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पहली स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। इसीलिए जमशेदपुर को स्टील नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसीलिए जमशेदपुर को स्टील नगरी भी कहते हैं, जमशेदपुर को टाटा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो टाटा नगरी भी कहते हैं, स्टील नगरी भी कहते हैं। जमशेदपुर जो है ये कौन सी नदी के किनारे, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और स्वर्ण रेखा नदी पर अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे क्या, आप आंसर करोगे हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा,
तो हुंडरू जलप्रपात है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक आपको नदी के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके किनारे स्थित शहरों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साबरमती अहमदा नदी किनारे, ये तो ठीक है। गोदावरी की नदी किनारे नासिक है, ये भी ठीक है। गंगा नदी के किनारे पटना है, ये भी ठीक है। लेकिन राउरकेला की बात करें, ये स्वर्ण रेखा नहीं मेरे भैया, तो ये ऑप्शन संख्या डी जो है ये गलत हो जाएगा। राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 122वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था महानदी को क्या करते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, ठीक है, उड़ीसा का शोक कहते हैं, किसको, महानदी को कहते हैं। और महानदी पर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है, बताइएगा मेरे भैया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 200 प्लस ज्योग्राफी के प्रश्न करने वाले हैं। और इसके बाहर आज जो हम लोग ज्योग्राफी का सेशन कर रहे हैं, अब इसके बाहर ज्योग्राफी का आपको एक भी प्रश्न आपके यूपीपी के एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा, इसका मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। 200 प्लस प्रश्न हम लोग ज्योग्राफी से करेंगे, पूरा ज्योग्राफी का एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे। अब इसके बाहर आपको यूपीपी के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले 200 प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी एक काम कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग भी मेरे लिए इतना कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम के द्वारा टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है चैट बॉक्स में, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी और बहुत सारी अपडेट और जानकारियाँ मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो ये सब परियोजनाएं आपको कहाँ पर, चंबल नदी पर देखने को मिलेंगी। और चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात, तो चुलिया जलप्रपात, ठीक है, कौन सा, तो चंबल नदी पर आपको चुलिया जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा, तो चंबल नदी पर आपको चुलिया जलप्रपात देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, देखो लोनार झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोनार झील के संदर्भ में दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक ये पूछा जाता है कि कौन सी झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ, तो कौन सी होगी, तो लोनार झील। दूसरा पूछा जाता है कौन सी झील जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है, तो लोनार झील, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी जो है झील का निर्माण हुआ है। अब ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से पूछा जाए किस झील का निर्माण हुआ, या फिर उल्का पिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ, दोनों कंडीशन में आप आंसर करोगे लोनार झील। लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, देखो अगर आपसे यही प्रश्न विश्व में पूछ ले, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, विश्व में अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करेंगे सुपीरियर, ठीक है। क्या है, तो सुपीरियर जो है ये विश्व में, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर की। अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व में सुपीरियर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछ रहा है, डल झील, वुलर झील, पुष्कर झील या लोकटक झील, क्या हो जाएगा, तो भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील। और वुलर झील की आकृति गाय के खुर के समान है, इसलिए इसको हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, ठीक है। वुलर झील जो है इसकी आकृति गाय के खुर के समान है, इसलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं। और ठीक है, ये कहाँ पर आपको, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना निम्नलिखित में से निर्मित जलाशय का नाम बताइएगा। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है, 127वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो टिहरी बांध आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा और ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो टिहरी बांध जो है ये क्या है, तो ये सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध में स्थित या निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 127वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ सागर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, बगलिहार परियोजना। देखो आपसे सलाल पूछे, ठीक है, सलाल परियोजना पूछे, आपसे बगलिहार परियोजना पूछ ले, बगलिहार परियोजना पूछ ले, या फिर आपसे क्या कर ले,
या फिर आपसे दुल्हस्ती परियोजना पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, सलाल पूछ ले, बगलिहार पूछ ले या दुल्हस्ती परियोजना पूछ ले, आप आंसर करोगे चिनाव नदी। किसको, चिनाव नदी को आंसर करोगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो लगभग 1/3 क्षेत्र पर होना चाहिए, ठीक है। लगभग 1/3 क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, तो लगभग 1/3 क्षेत्र पर होना चाहिए। 1/3 क्षेत्र का मतलब कितना है, वो 33%, ठीक है। कितना, 1/3 क्षेत्र का मतलब कितना है, तो 33%। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितना है, तो भारत में लगभग 24% के लगभग वन है, ठीक है। कितने, तो 24% के लगभग वन है, जबकि आदर्श स्थिति कितनी होती है, 1/3 होती है, 33% होती है, ठीक है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में, देखो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, सब भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जब प्रतिशत की बात होती तब आप आंसर करते मिजोरम। अगर आपसे सबसे अधिक वन प्रतिशत पूछा जाता है, ठीक है, तब आप आंसर करते मिजोरम। क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल के लिए आप आंसर करोगे किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में ही 1973 में क्या किया गया है, तो 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है। क्या करेंगे, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाएगा 1973 की। अगर हम लोग बात करेंगे तो फूलों की घाटी में ही क्या होगा, तो चिपको आंदोलन चलेगा। कौन चलाता है, तो दो लोगों के नाम मिलते हैं आपको, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट का, ठीक है, किसका नाम मिलेगा, तो एक तो चंडी प्रसाद भट्ट का नाम मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो दूसरा आपको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मिलता है, ठीक है, किसका, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मिलता है, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, तो दो लोगों का नाम मिलता है आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो भारत में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो दलदली वाला क्षेत्र है, ठीक है, दलदल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दलदली वन आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो एक तो आपको यहाँ पर दलदल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको दलदल देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको दलदल देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको दलदल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जहाँ जहाँ दलदल आपको देखने को मिलता है वहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, वहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से, तो मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन से, तो मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। 132वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मैंग्रोव वन देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। 133वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है तो ऑप्शन ए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन ए ज़्यादा बेहतर। आपको क्या करना है, आपको जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वो चूज़ करना है। अगर मैंग्रोव वन नहीं होगा तब आप दलदली वन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्या है, दलदली अथवा ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पूछ रहा है तो आप दलदली वन आंसर कर सकते हो मेरे भैया। लेकिन जो दलदली क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन वनों को मैंग्रोव कहा जाता है, इसलिए आप मैंग्रोव वन कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे, इसलिए उनको आप मैंग्रोव वन कहोगे। दलदली क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको आप क्या कहते हो, उनका नाम मैंग्रोव है, उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। अगर मैंग्रोव वन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप दलदली वन आंसर करोगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। 133वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो 133वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन कौन से, बताइएगा। देश में अगर हम लोग बात करेंगे, अपने प्यारे भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है पतझड़ वन या पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और पतझड़ वन आपको कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पर्णपाती या पतझड़ वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है।
भारत का कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदू के पत्ते। अच्छा, तेंदू के पत्ते की अगर हम लोग बात करें तो तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसमें? तो तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किसमें? तो बीड़ी बनाने में किया जाता है। और 135वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक कौन है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन संख्या बी। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश, यहाँ सॉरी गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया। एक तरफ आपको राज्य दिया गया, दूसरी तरफ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करेंगे, आपको बताना है क्या कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं। उत्तराखंड में बात करेंगे राजा जी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। असम में अगर हम लोग बात करेंगे मानस, ये भी ठीक है। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करेंगे बांदीपुर, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिहार में डालमा, तो डालमा बिहार में नहीं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 137वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी गलत है, डालमा बिहार में नहीं होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ मेरे भैया। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो भारतीय गैंडों की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी? तो अगर हम लोग भारतीय गैंडों की बात करेंगे तो भारतीय गैंडे क्या हो जाएंगे? एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर करोगे? तो असम में काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर? तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य 139वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़िएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी। जितने मेरे भाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेंगे। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। सेशन को आप सभी मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखना चाहता हूँ कितने मेरे भाई इस सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, और मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। कोई भी मेरे भाई बहन कहीं जाएंगे नहीं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा ताकि मैं दूसरी PDF को खोल सकूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बताइएगा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बताएंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग और क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइएगा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को। देखो, 2 तरीके की मिट्टी होती हैं। एक होती है कौन सी? एक होती है खादर होती है, और एक क्या होती है? और एक होती है बांगर होती है। खादर की बात करेंगे तो नई मिट्टी होती है, बांगर की बात करेंगे क्या होती है? पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, खादर की बात करेंगे तो ये क्या होती है? तो ये अधिक उपजाऊ होती है। खादर की बात करेंगे अधिक क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। और बांगर की बात करेंगे तो बांगर क्या होती है? तो कम उपजाऊ होती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पुरानी वाली पूछ रहा है, तो पुरानी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? बांगर हो जाएगी। 142वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? काली मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो रेगोर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, ज्वालामुखी के लावा से होता है, इसलिए लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। आगे बढ़िएगा,
रेगुड़ के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मिट्टी में कृषि के लिए सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? देखो, अगर हम लोग बात करें किसकी, काली मिट्टी की बात करें, ठीक है, काली मिट्टी की बात करते हैं, तो काली मिट्टी में क्या होता है? तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्या होता है? तो जल धारण करने की क्षमता जो है वो काली मिट्टी में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है तो क्या होगा? तो सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बताइएगा लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? 146वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में क्या होगा? लाल मिट्टी पाई जाएगी। 146वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को मतलब मिट्टी के कटाव को किस प्रकार रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा जानवरों को छोड़ दिया जाए, जितना चर सके वो चर ले, तो इससे क्या होगा? इससे मेरे भैया जो घास होगी, घास को जानवर खा जाएंगे तो फिर मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी और मिट्टी का कटाव होगा, ये तो नहीं होगा। वनस्पतियों का उन्मूलन करके, वनस्पतियों की कटाई करके, ये नहीं होगा। वन रोपण करके, हाँ, पेड़ों को लगा करके क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार? उत्तरी मैदान में पूछ रहा है, भारत के उत्तरी मैदान में आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। गंगा यमुना का जो मैदान है पूरी तरीके से जलोढ़ मिट्टी से भरा पड़ा है, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 149वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखो भारत में एक तो गर्मी पड़ती है, साथ ही साथ क्या होता है? मानसून के अनुसार मौसम बदलता रहता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये आपको भारत में देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? 150वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है उत्तर भारत में अगर हम लोग बात करेंगे गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो लू कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काल वैसाखी की बात करेंगे, काल वैसाखी कहाँ पर चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। कहाँ पर? काल वैसाखी की बात करेंगे, ये कहाँ पर चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। आगे बढ़िएगा, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करेंगे, तमिलनाडु में या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर तमिलनाडु कहाँ पर मेरे भैया? तमिलनाडु या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे कोरोमंडल तट पूछ ले, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ठंडियों के मौसम में वर्षा करने के लिए क्या कारण क्या होता है? तो देखो ऊपर से जो उत्तरी पूर्वी मानसून होते हैं वो क्या होते हैं? वो आकर के तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं, जिनको आप ठीक है क्या करते हो? उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता मानसून भी कहते हो। ठीक है, क्या करते हो? तो लौटता मानसून भी कहते हो किसको? उत्तरी पूर्वी मानसून को। तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? 152वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मासिन राम हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा पाने वाला स्थान मासिन राम कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़िएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान 153वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो लेह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आगे बढ़ेंगे, आम्र वर्षा, मैंगो सावर किसे कहते हैं? एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। आमों की बौछार को, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को, आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना या फिर उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, देखो मेरे भैया, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग भारत की बात करें, ठीक है, इस तरीके से मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मान लो हम लोग, ठीक है, इस तरीके से हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग भारत का मैप बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, इस तरीके से बांट देते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बांट देते हैं तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम ये वाला क्षेत्र होगा ना मेरे भैया, दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र होगा। और इधर जो मानसून वर्षा करेगा वो इधर से करेगा। तो सबसे पहले कहाँ पर करेगा अगर आपसे बोले तो कहाँ पर, तो केरल में मालाबार तट पर। ठीक है, कहाँ पर, तो केरल में मालाबार तट पर सबसे पहले वर्षा करता है, केरल में मालाबार तट पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 155वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 155वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 155वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 156वें प्रश्न का आंसर करेंगे, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। दिल्ली में वार्षिक तापांतर का मतलब, वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है, तापांतर का मतलब होता है कि दिन और रात के तापमान में मैक्सिमम, दिन और रात के जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो, सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाए। ठीक है, दिन और रात में जो टेम्परेचर है, मान लो दिन में 48 डिग्री हो जा रहा है और रात में माइनस जो है, रात में -3-4 डिग्री, ऐसे तापमान रात में बहुत कम हो जाए और दिन में बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको कहते हैं तापांतर। तो वार्षिक तापांतर दिल्ली में सबसे अधिक है, इसका कारण क्या है, अल्प वर्षा। अल्प वर्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, कर्क रेखा से निकटता, तो ये भी नहीं होगा। समुद्र से अधिक दूरी, ये बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक जलधारा है और इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। एल नीनो के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह एक गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। उपरोक्त सभी 157वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे। गर्म जलधारा है, पेरू के तट पर इसकी उत्पत्ति होती है और इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी आता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए ये तो प्रश्न अच्छा सा है, बताइएगा। 158वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 158वें प्रश्न का आप जानते होंगे बंगाली जो लोग होते हैं तो उनका क्या है, तो उनका प्रिय भोजन है मच्छी भात। ठीक है, क्या है, मच्छी भात उनका प्रिय भोजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो चावल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, 159वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का। क्या हो जाएगा, 159वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो धान हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, बताइएगा। रबी की फसल गेहूं, मटर, राई या फिर उपरोक्त सभी। 160वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो रबी की फसल क्या हो जाता है, तो ये सब प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो देखो गेहूं भी है, राई भी है, मटर भी है, ये सभी क्या है, रबी की फसल। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है ये बताइएगा। खरीफ की फसल तो धान है, मूंगफली है, मक्का है या फिर उपरोक्त सभी है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो धान भी है, मक्का भी है, मूंगफली भी है, सब खरीफ की फसल है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, चलिए बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं आपको बताना है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको फसल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उत्पादक राज्य के नाम दिए गए हैं। तो देखो, चाय की खेती असम में, ये तो बिल्कुल ठीक है। तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कपास की खेती अगर हम लोग बात करेंगे गुजरात में, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेशम की खेती अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग किसकी बात करें, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग सी की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें रेशम की खेती कर्नाटक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रेशम की खेती कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइएगा। तो एक तरफ आपको कृषि क्रांतियों के नाम दिए गए, एक तरफ आपको कृषि क्रांतियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको उत्पादन के नाम दिए गए। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, तो हरित क्रांति,
सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न ये तो बिल्कुल ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध ये भी बिल्कुल ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा ये भी बिल्कुल ठीक है, रजत क्रांति चांदी, चांदी नहीं मेरे भैया अंडा हो जाएगा। ठीक है, रजत क्रांति क्या हो जाएगा, चांदी नहीं अंडा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, क्या हो जाएगा, दुग्ध होगा, बाढ़ होगा, मत्स्य होगा या फिर अंडा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, और जो दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक अगर आपसे पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे वर्गीस कुरियन को। ठीक है, किसको करोगे, तो वर्गीस कुरियन को करोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो एस भटनागर होंगे, जेसी बोस हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, वी.आर. राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। और एम.एस. स्वामीनाथन को भी क्या किया गया, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करेंगे, भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो इनको क्या किया गया, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 167वें प्रश्न का आंसर करेंगे। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, क्या हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का, पहला स्थान है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कद्रे मुख लौह अयस्क खान जो है कद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो एक बात तो आप ये याद रखिएगा, कद्रेमुख कभी भी आपसे पूछे किस क्षेत्र के लिए, तो लौह खनिज लौह अयस्क के लिए फेमस है। कद्रेमुख जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। किस राज्य में, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्या हो जाएगा, 169वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो आपको झरिया देखने को मिलेगा। झरिया जो है कोयले के लिए बहुत अधिक फेमस है, झारखंड। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं मेंशन किया गया, तो नहीं को ध्यान रखिएगा। एक तरफ आपको खनिज के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको प्राप्ति स्थान के नाम दिए गए, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 170वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अब्रक झारखंड में, ये तो ठीक है। सोना कर्नाटक में, ये भी ठीक है। लिग्नाइट तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। लौह अयस्क बिहार में, ये नहीं सही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लौह अयस्क जो है ये बिहार में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, देखो खेतड़ी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है, खेतड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राजस्थान राज्य में। और किसके लिए फेमस है, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए, तो तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बैला डीला अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो बैला डीला जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ये किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपको उद्योग के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको संबंधित नगर के नाम दिए गए। 173वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो लोकोमोटिव वाराणसी में आपको पता है DLW डीजल रेलवे कारखाना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, तो ये तो है वाराणसी, ये तो ठीक है। रेल डिब्बा कपूरथला, ये भी ठीक है। विद्युत इंजन चितरंजन, ये भी ठीक है। मोटर कार सीतामढ़ी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है। 174वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो, अगर आपसे पहला तेल शोधन कारखाना पूछे, आपसे पहला, ठीक है, क्या करें, आपसे पहला तेल शोधन कारखाना पूछा जाए, पहली ऑयल रिफाइनरी अगर आपसे पूछा जाए, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 1901 में। कहाँ पर, तो 1901 में डिगबोई असम में। ठीक है, 1901 में डिगबोई असम में क्या किया गया, तो 1901 में डिगबोई असम में। ठीक है, भारत की पहली एशिया की पहली तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी लगाई गई। ठीक है, बरौनी की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा यूपी में आपका फेमस है। डिगबोई अभी मैंने आप लोगों को बताया असम में फेमस है। लेकिन आपसे क्या कर रहा है, आपसे सबसे बड़ा तेल शोधन पूछ रहा है, तो ये जामनगर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो जामनगर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो जामनगर गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर
175वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी आज के सेशन मैंने आप लोगों को आंसर किया था, पहला स्टील कारखाना मैंने आप लोगों को बताया था 1907 में टिस्को, ठीक है। आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में कहाँ पर, तो जमशेदपुर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब का कौन स्थान? 176वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या फिर गुरदासपुर। तो पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लुधियाना हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए? तो लुधियाना जो है हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर जलपाईगुड़ी। 177वें प्रश्न का आंसर करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलती है? देश की कौन सी रेलगाड़ी जो सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर चलती है? 178वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, कौन सी रेलगाड़ी है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है भारत में? आंसर आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से? तो ये असम में, अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में कहाँ से, तो असम में ये चलती है डिब्रूगढ़ से, ठीक है। कहाँ से? तो डिब्रूगढ़ से लेकर के ये कहाँ पर, तो कन्याकुमारी के बीच में चलती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में चलती है और ये देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो विवेक एक्सप्रेस। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? बताइएगा। 179वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। और नाम बदल करके इनका क्या कर दिया गया, तो इनका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा। भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है। कहाँ पर, तो पूर्वी तट पर आपसे प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है। पूर्वी तट का मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आपसे प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है। 180वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए 180वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते हैं, ठीक है। किसकी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, तो ये क्या करती है, तो ये 4 महानगरों को, दिल्ली को, बम्बई को, चेन्नई को, कोलकाता को, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत क्या होता है, 4 महानगर को जोड़ने का काम किया गया, ठीक है। किसको किसको, दिल्ली को, मुंबई को, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे चेन्नई को और क्या होगा, और कोलकाता को, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सड़क परिवहन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी अक्षांश रेखा, ठीक है, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करेंगे, ठीक है, अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अपने प्यारे भारत के बीचों बीच में से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। कौन सी, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? बताइएगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे जो कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए भू आकृतिक प्रदेश सबसे प्राचीन है, तो आप आंसर करोगे प्रायद्वीपीय पठार को। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 183वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 184वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? एकमात्र है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। 184वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 150वें प्रश्न का आंसर करेंगे। गारो खासी जयंतिया, तो ये पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? मेघालय राज्य में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए 186वें प्रश्न का आंसर करेंगे। खैबर दर्रा तो भारत में है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भूटान में। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? 186वें प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो भारत में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं? तो आज के सेशन में ही इस प्रश्न का आंसर किया था मैंने। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल सही कर ले जाएंगे इस प्रश्न को। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इनको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? मैंने आप लोगों को कई बार ये प्रश्न करा है। रिफ्ट वैली कहे या फिर दरार घाटी कहे, रिफ्ट वैली कहे, दरार घाटी कहे या फिर आपसे भ्रंश घाटी कहे। ठीक है, क्या करें? रिफ्ट वैली कहे, दरार घाटी कहे या फिर भ्रंश घाटी कहे, तो बताइएगा क्या होगा? रिफ्ट वैली, दरार घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो क्या करेंगे? तो नर्मदा नदी है। और कौन सी? ताप्ती नदी है। ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर है, ये सब रिफ्ट वैली, दरार घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सभी को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? 189वें प्रश्न का आंसर करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? 189वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो झेलम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो झेलम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन में आपको पता है महाकुंभ लगता है। देश भर में 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है और एक महाकुंभ आपका उज्जैन में भी लगता है। उज्जैन में अगर हम लोग बात करेंगे तो उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लग रही है। ठीक है, क्या हो रही है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है ये कहाँ पर? तो ये उज्जैन में लग रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी अगर हम लोग बात करेंगे उज्जैन में लग रही है। उज्जैन कौन सी नदी किनारे? तो क्षिप्रा नदी किनारे। ठीक है, किसके? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में और उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चलिए बताइएगा। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या होगा? तो डल झील होगा, पुलिकट होगा, चिल्का होगा, सांभर होगा। क्या हो जाएगा? तो चिल्का झील। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। 191वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? बताइएगा। काकरा पार परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? 192वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आपका ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर आपको 2 परियोजना देखने को मिलेगी। एक उकाई परियोजना देखने को मिलेगी, एक उकाई परियोजना और दूसरी काकरा पार परियोजना। तो 2 परियोजना आपको क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सरदार सरोवर परियोजना आज के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। और किस राज्य में ये आपको देखने को मिलेगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 193वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन संख्या सी, गुजरात में आपको सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलेगी। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है मेरे भैया? अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, ठीक है, अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात कर लें तो अपने प्यारे जो भारत है, ठीक है, हमारा जो ये प्यारा भारत है, इसमें अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत में बात कर लें तो कहाँ पर? तो उत्तरी पश्चिमी भाग। इस तरीके से अगर हम लोग भारत को बांट दें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या होगा? तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या होगा? तो ये उत्तरी पश्चिमी भारत है। और इस उत्तरी पश्चिमी भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्षा जो है वो किसके कारण होती है? तो वो होगी किसके कारण? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पूर्वी विक्षोभ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 194वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इधर जो वर्षा होती है वो किससे? तो वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ना कि पूर्वी विक्षोभ से। इसलिए ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? भारत में प्रमुख वनस्पति तो पतझड़ वन, वर्षा वन, सवाना वन, इनमें से कोई नहीं। 195वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो पतझड़ वन आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पर्णपाती या पतझड़ वन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसकी स्थापना देखो होती है 1936 में। और इसका नाम क्या रहता है? तो इसका नाम रहता है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या रहता है? तो हेली नेशनल पार्क नाम रहता है। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1936 में होती है। नाम है हेली नेशनल पार्क। फिर नाम बदला जाएगा। क्या किया जाएगा? फिर नाम बदल करके कर दिया जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। और फिर इनका नाम बदला जाएगा और इनका नाम बदल करके क्या कर देंगे? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? तो इनका नाम बदल करके क्या कर देंगे?
तो रामगंगा नेशनल पार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? 197 प्रश्न का आंसर करेंगे। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था ज्वालामुखी चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 198 प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रुको 1 मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मेरे भैया ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको क्या होगा, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, या पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? 199वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या आप क्या करोगे, तो पार्टनर्स पर मिलियन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, 199 प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुवीय अनुवर प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश बताइएगा। टुंड्रा प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है, तो पतझड़ी वन है, गर्म रेगिस्तान है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, या फिर ठंडे रेगिस्तान है। 200वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो टुंड्रा वन होते हैं मेरे भैया, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, टुंड्रा वन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अगर हम लोग टुंड्रा वन की बात करते हैं तो टुंड्रा वन आपको ऊपर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर, ऊपर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ठंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्या होगा, ठंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठंडे रेगिस्तान है। ठीक है, क्या है, ठंडे रेगिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 201वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो दूसरा देखो, पहले नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा कौन, गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। रबड़ के बगीचे कहाँ पर पाए जाएंगे? 202वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो रबड़ के बगीचे आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको, ठीक है, रबड़ के बगीचे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, मैंने कहा था हम लोग 200 प्लस प्रश्नों को आज के सेशन में करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था 200 प्लस प्रश्नों को हम लोग करेंगे आज के सेशन में, और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरे भाई बहन सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करीब। आज के सेशन में जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, अब इसके बाहर से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, दावा करता हूँ, यकीन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर आपको ज्योग्राफी का कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो चलिए जल्दी से बताएंगे। 203वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो आपका अर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टांसले ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम अर्नेस्ट हैकेल को करेंगे। ठीक है, टांसले नहीं है तो फिर हम किसको, तो अर्नेस्ट हैकेल को करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया है? अब देखिए अब इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या हो रहा है, इसमें आपको टांसले दिख रहे हैं, तो इसमें आप आंसर किसको करोगे, टांसले को करोगे। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने, तो टांसले ने। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लोमड़ी एवं मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है? बताइएगा, लोमड़ी और मेढक को। ठीक है, तो लोमड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे, लोमड़ी और मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में, प्राथमिक तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक जो है वो क्या होते हैं, तो वो आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्या होते हैं, प्राथमिक आपके जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जबकि आपको पता है लोमड़ी और मेढक दोनों ही क्या है, दोनों ही मांसाहारी है। तो ये तो प्राथमिक हो नहीं सकते, तो कहाँ होंगे, तो द्वितीयक में हो जाएंगे।
ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मृत जीवी जीव है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है? चलिए जल्दी से बताइएगा, 206वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन सा एक अपघटक या मृत जीवी जीव है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है? कवक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? जैव भार, जैव विविधता, बायोमास, जैव मंडल। 207वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैव विविधता कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, जैव विविधता कहलाएगा। अगर आपसे जैव विविधता दिवस पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे अधिनियम पूछ ले, जैव विविधता अधिनियम पूछ ले तो आप आंसर करोगे 2002 में जैव विविधता अधिनियम है। आगे बढ़िएगा, जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हॉट स्पॉट बताइएगा। 208वें प्रश्न का आंसर करना है, कौन करता है? तो ये करेंगे नॉर्मन मायर्स। ठीक है, कौन? नॉर्मन मायर्स करेंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है? जैव विविधता के ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है। जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, चलिए जल्दी से बताइएगा। 209वें प्रश्न का आंसर करना, स्थानांतरित कृषि। तो ये भी जैव विविधता के लिए। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक जगह खेती करते हैं, जहाँ पर खेती कर रहे हैं वहाँ पर जंगलों को काट वाट के साफ कर देते हैं और फिर जला वला के क्या करेंगे, साफ कर देंगे, फिर वहाँ पर खेती करेंगे और फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर फिर क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे, पीटेंगे, आग लगा करके साफ करेंगे, वहाँ खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, तो इससे जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और जो जानवर हैं दोनों को नुकसान होता है। तो स्थानांतरित कृषि। प्राकृतिक आपदा, इससे भी ज्वालामुखी हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है या फिर भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ जा रही है, इन सब वजह से भी क्या हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। क्या हो जाएगा, तो जो नहीं जिम्मेदार है वो है कंटूर कृषि। ठीक है, कंटूर कृषि ये जिम्मेदार नहीं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है? स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। स्वस्थानीय क्या होता है, अच्छा अब ये बताओ, स्वस्थानीय क्या होता है? स्वस्थानीय का मतलब ये होता है, जैसे मान लो क्या है कि जैसे मान लो ये चिड़िया है। ठीक है, मान लो कोई ये चिड़िया है, तो इस चिड़िया को क्या किया जाए, इस चिड़िया को जहाँ पर ये रह रही है वहीं पर इसको क्या कर दिया जाए, वहीं पर इसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चिड़िया है, ये लुप्त होने वाली है, तो एक काम करते हैं, इनको ले जा करके हम दूसरे देश में या दूसरे शहर में या कहीं और ले जा करके इनको सुरक्षित रखें, ऐसा नहीं। स्वस्थानीय का मतलब ये है कि जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ पर इनका आवास है, वहीं पर इनके लिए कुछ अच्छी सी व्यवस्था करके वहीं पर इनको सुरक्षित रखा जाए, उनको कहते हैं स्वस्थानीय। तो स्वस्थानीय के अंतर्गत कौन आता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। खुला क्षेत्र है मेरे भैया, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, खुला क्षेत्र होता है और यहाँ पर जानवर जो भी है अपना प्राकृतिक आवास में आराम से रहते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइएगा। तो देखो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, तो आप याद रखेंगे, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, ग्लेंड्स, बर्न या फिर पेरिस। 211वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 211वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। तो ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर, रेड डाटा बुक क्या होती है? जो ये रेड डाटा बुक होती है, क्या करती है, तो ये विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक में क्या होता है, तो जो संकटग्रस्त विलुप्त होने वाले जीव जंतु हैं उनका उल्लेख किया जाता है। और रेड डाटा बुक सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई थी? 212वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइएगा। 1972 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1972 में एक सम्मेलन होता है। 1972 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सम्मेलन होता है, कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन होगा। ठीक है, कौन सा? तो स्टॉकहोम सम्मेलन होगा। और इसी सम्मेलन में डिसाइड किया जाएगा कि हम लोग 5 जून को क्या करेंगे, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे जो है डे बनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1974 में। ठीक है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इसका फैसला 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया। और पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया 1974 में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत में बाघों के संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना आई? बताइएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे बाघ दिवस पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 29 जुलाई को। ठीक है, क्या करोगे? तो 29 जुलाई को आप बाघ दिवस करोगे। और कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में क्या हुआ है? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी? बताइएगा। तो 215वें प्रश्न का आंसर करना है। 215वें प्रश्न का आंसर करना है तो क्या हो जाएगा? तो किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो सम्मेलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रियो सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। रियो सम्मेलन कब हो रहा है? तो 1992 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? तो 1992 में हो रहा है रियो सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हो रहा है? तो ये होगा आपका, कब होगा? तो मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है ये होगा आपका 1987 में। ठीक है, कब होगा? तो 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होगा। इसके बाद अगर हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करेंगे तो ये होगा आपका 1972 में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिमिलीपाल जैवमंडल क्षेत्र का संबंध किससे? सिमिलीपाल बताइएगा। जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, झारखंड में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में। ठीक है, सिमिलीपाल हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भीतरकनिका हो गया। ठीक है, कौन सा? तो भीतरकनिका, सिमिलीपाल और भीतरकनिका। तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, सिमिलीपाल, भीतरकनिका। आगे बढ़िएगा। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र हैं? 217वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो फिलहाल तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी हो गया है, लेकिन फिलहाल आंकड़े जो है बदल चुके हैं। ठीक है, आंकड़े बदल चुके हैं, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नल सरोवर पक्षी उद्यान किस राज्य में? तो आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने किया था। इस प्रश्न को हम लोगों ने किया था, ये प्रश्न दोबारा से रिपीट है। नल सरोवर की बात करेंगे कहाँ पर? तो गुजरात में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 218वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तादोवा बाघ संरक्षण स्थल बताइएगा किस राज्य में? तादोवा 219वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तादोवा बाघ संरक्षण कहाँ पर है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। 219वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। किस पर्यावरण सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर किया था, अभी जस्ट इस प्रश्न का आंसर किया था। 220वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में डिसाइड किया गया था कि 5 जून को क्या करेंगे? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? तो फर्स्ट टाइम मनाया गया 1974 में, पहली बार पर्यावरण दिवस को मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था? तो 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसका संबंध किससे? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने से, ओजोन परत रिक्तीकरण से, जैव विविधता के ह्रास से, या फिर जलवायु परिवर्तन से। 221वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ओजोन परत के रिक्तीकरण से। ठीक है, संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में तैयार किया गया कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है? 222वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो 222वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, हेलेंसिकी प्रोटोकॉल, या फिर बॉन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कब होगा? तो ये होगा 1997 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब होगा? तो 1997 में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं मेंशन किया गया? नहीं को नोटिस कीजिएगा। कौन सा जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्रोंकाइटिस, मिनी माता, दस्त। क्या हो जाएगा? 223वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जल से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट के कारण। ठीक है, किसके? तो नाइट्रेट के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मीठे जल में किस रसायन की मात्रा बढ़ने से या घुल जाने से मिनीमाता नामक, मिनीमाता बता आपसे पूछा जाए, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा?
तो आर्सेनिक के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्सेनिक के कारण क्या होता है, तो इसके कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, तो आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के कारण। ठीक है, और क्या हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पारा जो है, पारे के कारण जो है, पारे की कमी अधिकता के कारण जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है पारे की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर करेक्ट आंसर है। जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ ब्लैक फुट बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया 225वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ब्लैक फुट रोग किसके कारण, तो आर्सेनिक के कारण। ठीक है, आर्सेनिक जल प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बताइएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। 226वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में किसको नहीं रखा जाता, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन को नहीं रखा जाता। लेकिन अगर आपसे नाइट्रस ऑक्साइड पूछा जाए, ठीक है, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नाइट्रस ऑक्साइड पूछ ले तो नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करते हैं, तो इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करेंगे ये भी ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए हैं, और ज्योग्राफी को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने हिस्ट्री के भी शायद क्वेश्चंस को किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, पॉलिटी के, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के एमसीक्यूज को शुरू करेंगे। अब इसी तरीके के पॉलिटी के लगभग 200 प्लस प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बने तो गलती की कोई संभावना न रहे। और 38 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, 38 नंबर का आपका जीएस आने वाला है, और इसकी पूरी तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, और हर एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस चैनल पर आपके इस सब्जेक्ट से संबंधित या यूपीपी के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहिए, और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, और बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती रहती है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।